अब आ रही है आप लोगों को आवाज? यस मैम आ रही। ठीक है, तो कल आपका बायोटेक का पेपर हुआ था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर इन अ प्लांट मोस्टली डन विद द। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपली क्या पूछा आपके पास, जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स में आपने जीन को ट्रांसफर करना हो तो आप किस फैक्टर का यूज करेंगे? वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पे हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? स्पेसिफिकली जो डाइकॉट प्लांट है उसमें ये किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग पेटेंट। ठीक है, तो आपके पास जो हमने पेटेंट पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ रहे थे? जो हम क्या कर रहे थे, ट्रांसजेनिक आपके पास कोई प्लांट बना रहे थे, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। ठीक है, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स फॉर द बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। जो आपके पास बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट है तो वो क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन है डिजीज रेजिस्टेंट, prepared by the Bacillus thuringiensis, it is a recombinant, no such plant is known। ठीक है, तो आपके पास जो फॉल्स स्टेटमेंट्स थी वो कौन सी थी? कि जो बीटी कॉटन थे वो किसके लिए रेजिस्टेंट थे? पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए, वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बीटी कॉटन कंटेन्स जीन्स फ्रॉम। ठीक है, तो बीटी कॉटन कौन सी जीन कंटेन करती है? बेसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस बैक्टीरियम की। ठीक है, जो क्या है, एक सॉइल बैक्टीरियम है। नेक्स्ट है हमारे पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन सक्सेसफुल फॉर। तो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो क्या कर सके, मेकिंग क्रॉप मोर टॉलरेंट टू द बायोटिक स्ट्रेस, राइट। ठीक है, सेकंड, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास फ्लावर शावर टोमेटो है, तो क्यों बेसिकली उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है? ताकि क्या हो सके, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है उसको रिड्यूस कर दिया जा सके। ठीक है, एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, गोल्डन राइस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सभी स्टेटमेंट है वो सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ बेसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस कंट्रोल द कॉर्न बोरर। ठीक है, तो कॉर्न बोरर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्राई 1 ए बी। ठीक है, और जो क्राई 1 ए सी और क्राई 2 ए बी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉटन बोलवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज। द प्रीफिक्स बीटी मीन्स। ठीक है, तो आपको बीटी का मतलब बताना था। सिंपल, दैट इज द बेरियम ट्रीटेड कॉटन सीड। नो। ठीक है, बिगर थ्रेड वेराइटी ऑफ द कॉटन विद द बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेस। नहीं, कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम अ बेसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस, उसी को हमने क्या बोला? बीटी कॉटन बोला। ठीक है, आपके पास जो बेसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, वैसे आपने वेरियस वैरायटीज हमने फॉर्म करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 4-year-old गर्ल विद द डेफिशिएंसी ऑफ। कौन सी डेफिशिएंसी थी उसको? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। ठीक है, और ये आपके पास जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ट्रांसजेनिक एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो आपके पास किसको यूज किया जाता है? किया जाता है माइस को। Production of vitamin C during fermentation involve a wild strain of bacteria was done by। ठीक है, तो इसके बारे में आपके पास बताया था ग्योर्गी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं। कौन से ईस्ट का? सैक्रोमाइसिस
इज वैक्सीन, ठीक है। तो आपके पास जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कौन सी जनरेशन की है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और एन इंटरफेरॉन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है वो कौन सी वैक्सीन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एटेन्यूएटेड मतलब इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस को इंजेक्शन के थ्रू एंटर किया जाता है, वैक्सीन में एंटर किया जाता है, और वो बॉडी में इम्यून सिस्टम, जैसे आपके पास जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहले इनका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, और उस इंजेक्शन में क्या होगा, इनएक्टिव वायरस होगा, ठीक है, या एटेन्यूएटेड वायरस होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारी इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी में जो हेल्प कर रहा है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है आपके पास, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट का यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में हम डीएनए, एमआरएनए या वेक्टर जीन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट कर रहे हैं, वहां पे हम प्रॉपर जीन का यूज करेंगे, ठीक है। और एन इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या होता है आपके पास, जो बेसिकली जब आपके पास जो इम्यून सिस्टम है अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रोटीन बॉडी ऐसे फॉर्म होती हैं किसके अगेंस्ट, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, एंटीजन को किल करने का बेसिकली काम करती है। नेक्स्ट है हु ऑब्टेन्ड इंटरफेरॉन थ्रू रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई, तो आपके पास इसका आंसर है चार्ल्स फिशमैन, ठीक है। इन्होंने किसको, इंटरफेरॉन को बेसिकली ऑब्टेन्ड करा था, कहाँ से ऑब्टेन्ड करा था, ई कोलाई से। नेक्स्ट है विच इज फॉल्स अबाउट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या गलत है, डी ऑप्शन। आपके पास जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करती हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, ये किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, तो ये सारी डिजीजेस को क्योर नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ह्यूमन इज नहीं, यहाँ पे ह्यूमुलिन था, ठीक है, ह्यूमुलिन या फिर ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो आपके पास जो ह्यूमुलिन है या ह्यूमन इंसुलिन है वो बेसिकली क्या है आपके पास, इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन ई कोलाई बाय इंजेक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमने जो ह्यूमुलिन ऑब्टेन्ड करी है वो किससे करी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऑब्टेन्ड करी है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास एंजाइम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये यूज किया जाता है डिसॉल्व ब्लड क्लॉटिंग, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। तो मोस्टली आपके पास एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड होती हैं वो होती है फंगी से, ठीक है। अब देखो इसका आंसर दो हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, बट हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम किसको मान के चल रहे हैं यहाँ पे, फंगी को, ठीक है। बट अगर आपके पास ए और सी ऑप्शन होता तो ये दोनों ही सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द थेफ्ट of plant and then selling them by getting intellectual property right without giving the benefit back to the host country or country of origin is called, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायोप्रेसी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कहीं पे कोई पर्सन जा रहा है और वो क्या कर रहा है, वहां के जो वहां का जो जोग्राफिकल एरिया है वहां से किसी चीज को चुरा रहा है बेसिकली, ठीक है, मतलब उस चीज को वहां से लेके आ रहा है अपनी कंट्री में और उसको यूज कर रहा है, पर ना ही वो उन लोगों को ऑथराइजेशन दे रहा है, ना ही उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है जहां से वो चीज को लेके आया था, तो इसको हम बोल देते हैं बायोप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। देखो बायोवार क्या क्या होता है आपके पास, जैसे हम क्या बोलते हैं कि जो आपके पास कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है, चाइना से आया है, ठीक है। तो बायोवार बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास आप किसी बायोलॉजिकल वेपन मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या वायरस का यूज करते हो इन्फेक्ट करने के लिए ह्यूमंस को, ठीक है, ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोवार बोल देते हैं, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे यूज किया जा रहा है एज अ वेपन, ठीक है, तो यही आपके पास बायोवार
बायोवार इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन एंड ऑफ देयर क्रॉप एंड ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोएथिक्स, बायोएथिक्स क्या होता है आपके पास, हम ऐसे बेसिकली बायो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम ऐसे यूज करें ताकि हम क्या करें, उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना करें और उनको कोई ज्यादा हार्म ना पहुंचाएं, उसको बोला जाता है बायोएथिक्स। ठीक है, कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करें, यूज करें। ठीक है, तो बेसिकली बायोएथिक्स इज द, it is not unauthorized, it is the authorized use of bioresources and traditional knowledge related to the bioresources for the commercial benefits। ठीक है, तो ये ऑथराइज है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, आप इलीगली नहीं कर सकते, आपको ऑथराइजेशन चाहिए, इसीलिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बायो पेटेंट। तो बायो पेटेंट को मैंने क्या बताया था, आपने ऐसे याद रखना है जैसे आपके पास कॉपीराइट होता है, अगर मेरा कोई मटेरियल है तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जैसे यूट्यूब है, ये कोई कंटेंट है तो उस पर कॉपीराइट लगा होता है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ना ही डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही होता है आपके पास बायो पेटेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, इसको हम बोलते हैं बायोप्रेस। ठीक है, तो ये भी आपके पास गलत है, तो आपके पास राइट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है। ठीक है, बायोबार। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। आपके पास फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, सैक्रोमाइसिल सर्विसेज। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ताकि क्या हो सके, ह्यूमंस को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपके पास एंजाइम को प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि एक्टिविटी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, अल्कोहल प्रोडक्शन हो रही है, वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो रही है, तो सारे ही ऑप्शन आपके पास सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिस्टल ऑफ Bt toxin produced by the Bacillus thuringiensis do not kill the bacteria themselves because, क्योंकि आपके पास जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है, और ये एक्टिव कब होता है, कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक या एल्केलाइन? एल्केलाइन। एल्केलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए इंटरफेरेंस इज अ प्रोसेस अडॉप्टेड टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ टोबैको प्लांट बाय प्रिवेंटिंग द इन्फेस्टेशन ऑफ, तो किससे प्रिवेंट करता है वो, मिलेडिगोइन इनकोग्निशिया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स इज टू। ठीक है, तो मेन जो आपके पास हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, उनका हम यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि एलिमिनेट कर सके हम वीड्स को फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, कि बिना हर्बिसाइड्स का यूज किए हम क्या कर सकें, आपके पास जो हर्ब्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है, उसके बाद द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप फॉर। ठीक है, तो आपके पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटी ब्रिंजल भी बोल देते हैं। तो किसके लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, तो आपके पास मेलाडिगो इनकोग्निशिया क्या है आपके पास, वो एक नेमाटोड है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट, सॉरी, उसके लिए ही रेजिस्टेंट आपके पास क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ आरएनएआई। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू क्या करते हैं बेसिकली, और आरएनएआई में जो आपके पास इंटरफेरेंस काउज करता है वो कौन सा डीएनए करता है, टीडीएनए। टीडीएनए नहीं, वहां पे डबल बेसिकली, आरएनए हाँ डबल आरएनए बना लेता है। ये, ठीक है, उसके बाद है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, तो आपके पास देखो वहां पे सेवरल जीन नहीं होती, हमने सिर्फ एक ही जीन पढ़ी है, क्राई जीन। ठीक है, जीन एक ही है क्राई, ठीक है, उसके आगे वेरिएंट हो सकते हैं आपके पास, क्राई 1 क्राई 2, ठीक है, वो वेरिएंट है, पर जीन एक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्राई जीन। ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल जीन्स इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एक ही जीन है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इज एक्टिवेट, कब एक्टिवेट होती है वो, कौन से मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट है, डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम व्हिच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन बाइंड्स विद, तो ये आपके पास स्टेटमेंट सही है। जो आपके पास प्रोटीन क्रिस्टल है,
ठीक है, जिसके पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है वो क्या करता है बेसिकली मिडगट में जाके इंसेक्ट की क्या करता है उसके एपिथेलियल के साथ अटैच कर देता है और इंसेक्ट की डेथ करवा देता है। तो आपके पास राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। It does not kill the carrier bacterium which it itself resistant to this toxin. अब यहाँ पे आपके पास जो ये जो ऑप्शन है वो भी आपके पास सही हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास डी वाली मिल रही है, इसलिए हमने डी वाली को चूज किया, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है वहां पे पूछ रहे हैं कि जो आपके पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो काम बेसिकली क्या कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसके पास क्या होता है इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है उसके पास क्या होती है प्रोटीन होती है, ठीक है, अब हमें पता है कोई भी अगर आपके पास प्रोटीन है तो वो क्या करेगी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेके आएगी, ठीक है, इस प्रोटीन का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, मतलब ये क्या करेगी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है कि जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो क्या करती है, तो बेसिकली क्या करती है वेट ये तो आपके पास क्या करती है वो बाइंड कर जाती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट में और इंसेक्ट की अल्टीमेटली डेथ करवा देती है, ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन्स आर, ठीक है, लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू एफिड्स, मीडियम यील्ड। देखो जो आपके पास बीटी कॉटन है उसको हमने क्यों प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें एक तो क्या चाहिए, एक हमें चाहिए हाई यील्ड, ये हमारा मेन मोटिव होता है, दूसरा वो क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए डिजीजेस के लिए। अब रेजिस्टेंट किसके लिए, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो बीटी कॉटन आपके पास किसके लिए रेजिस्टेंट होगी, आपके पास बॉलवर्म के लिए, ठीक है, जैसे कॉटन बॉलवर्म जो है आपके पास, ठीक है, तो कॉटन बॉलवर्म में वो क्या करता है इसको इन्फेक्ट कर देता है जिसकी वजह से जो इसकी यील्ड है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो हमने क्या किया कॉटन बॉलवर्म को क्या करवा दिया इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ये आपके पास जब कॉटन बॉलवर्म नहीं रहा तो जो हाई यील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया आपके पास, क्योंकि अगर ये इसके लिए क्या हो गया जब रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा एस्चेरिया कोलाई, इससे हमें क्या बनाया ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करवाई, ठीक है, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो हमें पता है ये क्या करता है आपके पास बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइडल है, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडिया, ठीक है, ये क्या करता है मैंने बोला था ऑयल रिफाइनरी में हेल्प करता है ये, तो मतलब इसकी ऑप्शन हो जाएगी ये, ठीक है, और राइजोबियम मेलेक्टोली ये आपके पास निफजीन को प्रोवाइड करती है, और जो यहाँ पे बायो कंट्रोल फंगल डिजीज है तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। तो मैंने जो आपको चार्ट लिखवाया था चार्ट बनवाया था सिर्फ आपने वही पढ़ना है और वहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट सी बी, ये आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, तो आपके पास किसको यूज किया जाता है, यूज किया जाता है पीसीआर को, ये किस में हेल्प करता है, ये आपके पास अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस में क्योंकि आपके पास क्या करेगा मान लो किसी को थोड़ा सा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसका भी आपके पास सिर्फ थोड़ा सा ही सैंपल है तो उसमें भी क्या करवा देता है आपके पास पीसीआर का फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एक जीन की बिलियंस ऑफ कॉपी बना देता है, ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन करवा देता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिजीज को, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो HIV है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, तो आपके पास ये क्या काउज करता है एड्स काउज करता है, ठीक है, अब देखो जब आपके पास
पास HIV वायरस एंटर किया और एड्स हुआ, इसमें क्या होता है, बहुत लंबा गैप होता है, ठीक है। अगर हम अर्ली एज में क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, तो इसको हमने अगर अर्ली एज में डिटेक्ट करना होगा तो यहाँ पे हम यूज करेंगे PCR का, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपके पास वायरस एंटर करेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, स्मॉल सैम्पलिंग होगी, ठीक है। अब इसी स्मॉल सैम्पलिंग का हेल्प करके, किसकी हेल्प से, PCR की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, इसके बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज होंगी तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाएगी तो आपके पास अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मीडियम यूज्ड इन कल्चर हाइब्रिडोमा सेल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा सेल्स के लिए जो कल्चर यूज किया जाता है वो किया जाता है हैट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ। हैट स्टैंड फॉर हाइपोजेंटिन अमाइनोबैक्टीरिया थाइमिडीन, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इसका जो यूज होता है हाइब्रिडोमा सेल्स में, क्या होता है, जो आपके पास मोनोक्लोनल, जो आपके पास मोनोक्लोनल एंटीजन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मतलब इसकी क्लोनिंग की जाती है आपके पास हाइब्रिडोमा सेल्स में। उसके बाद है इन जीन थेरेपी, द DNA इज इंसर्टेड इनटू सेल कंपनसेट ऑफ, तो जीन थेरेपी हम क्या कर सकते हैं, क्यों करते हैं हम जीन थेरेपी, अगर आपके पास क्या हो, कोई म्यूटेंट जीन हो या कोई म्यूटेंट एलील हो, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, जीन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर DNA ही नहीं होगा तो आप जीन थेरेपी नहीं कर सकते। अब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड आपको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, ठीक है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इसमें कोई ज्यादा एसेंशियल जीन्स नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेल से रिमूव भी कर देते हैं तो इस पे सेल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, म्यूटेंट एलील। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइब्रिड सेल्स, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइब्रिड सेल्स में, ठीक है। कौन सी टेक्निक से, हाइब्रिडोमा टेक्निक से। द सेल एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन दिस हाइब्रिडोमा सेल्स आर, तो ये जो सेल्स होती हैं, ये जो हाइब्रिडोमा टेक्निक्स होती है वो बेसिकली यूज की जाती है बी लिम्फोसाइट्स के लिए एंड आपके पास माइलोमा सेल्स के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स। नेक्स्ट है एबनॉर्मल जीन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन, ठीक है। जब आपके पास एबनॉर्मल जीन है उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, जीन थेरेपी बोल देते हैं। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू डॉली फिश, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास डॉली फिश है, सॉरी शिप है, ठीक है, डॉली क्या आपके पास शिप है, और ये कैसी है, सॉरी क्लोन्ड शिप है, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोन्ड शिप, ठीक है। और जो आपके पास जो ट्रांसजेनिक शिप है वो है ट्रेसी, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक शिप, ठीक है। तो दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। डॉली क्या है, वो आपके पास क्लोन्ड शिप है, और जो ट्रेसी है वो ट्रांसजेनिक शिप है, ठीक है। तो डॉली क्या है आपके पास, क्लोन्ड शिप है, और इसको कैसे क्लोन किया गया है, बेसिकली शी was created by taking nucleus from the udder cells and cytoplasm from the unfertilized egg. Next, the technique of insertion of desired gene into the DNA plasmid vector is called, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं जीन क्लोनिंग। मैम 14 तो ना ऑड वन था आई थिंक ना, 14 समझ नहीं आया, फिर से करवाना। रॉन्ग पूछा था ना आई थिंक इसमें। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। अच्छा अच्छा करेक्ट, ओके ओके। हाँ जी, करेक्ट लिखा है, देखो, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास हमने एपिकल्चर की बात आपके पास कर ली थी, ठीक है। एपिकल्चर में हमारे पास जो बचता था वो हमारे पास बचता था स्टिंग अपरेटस, राइट, ठीक है। बाकी हमने एपिकल्चर कर लिया था मैक्सिमम, क्लियर है उतना? Yes, ma'am. तो हम बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ पहले स्टिंग अपरेटस की ही। स्टिंग अपरेटस इन बी, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो आपके पास स्टिंग अपरेटस होता है, ठीक है, जो स्टिंग अपरेटस होता है बेसिकली वो क्या आपके पास मॉडिफिकेशन है। अब देखो मेरे पास, मान लो ये मेरे पास हनी बी है, ठीक है, तो इसको मान के चलो, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये इसका माउथ है, ठीक है, ये इसका थोरैक्स रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका एब्डोमेन होता है उसमें बेसिकली 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे इसमें कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास हनी बी है जिसमें कितने सेगमेंट्स हैं, उसके एब्डोमेन में, इसका एब्डोमेन है, इसके एब्डोमेन में जनरली 9 सेगमेंट प्रेजेंट है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, स्टिंगिंग अपरेटस की, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो आपके पास वर्कर है, ठीक है, वर्कर बेस में भी क्या होता है, वर्कर बी कैसी होती है, वो होती है स्ट्राइप, ठीक है। तो मतलब उनमें क्या नहीं होगा, बेसिकली उनमें एग लेइंग ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें जो आपके पास एग लेइंग ट्यूब है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली उनमें किसकी फॉर्मेशन, जो आपके पास वर्कर बी है उनमें भी क्या होता है, आपके पास डिवीजन होता है लेबर का, ठीक है। जैसे फॉरेजिंग भी क्या लेके आएंगे, नेक्टर्स लेके आएंगे, गार्ड भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली, तो मैंने क्या बात करी आपके पास कि यहाँ पे जो आपके पास हनी बी है उसका जो स्टिंग अपरेटस है वो क्या आपके पास मॉडिफाइड ओविपोसिटर है, ठीक है। तो इसमें जो स्टिंग अपरेटस है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओविपोसिटर, ठीक है। ओविपोसिटर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, एग लेइंग ट्यूब, एग लेइंग ट्यूब, ठीक है। तो आपके पास जब मैं वर्कर बेस की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं गार्ड बेस की बात कर रही हूँ, तो जो आपके पास गार्ड बेस होती हैं वो क्या करती हैं, आपके पास पूरा जो कॉम्ब है, पूरा जो हाइव है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंग अपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपके पास हनी बी होती है उसमें वर्कर बेस स्ट्राइल होती है, क्यों स्ट्राइल होती है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल हनी बी की बात करूं तो जिसका जो एब्डोमिनल सेगमेंट है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट टू, यहाँ पे जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो ऐसे फ्यूज होता है थोरैक्स के साथ, ठीक है। मान लो ये इसका, मान लो ये इसका एब्डोमेन है, ठीक है, ये मान लो मैंने इसका थोरैक्स बना दिया, ठीक है, और ये इसका हेड है, हेड यहाँ पे थोरैक्स और ये है एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे थोरैक्स में 3 रीजन, और जो आपके पास एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज है, वो आपके पास जो थोरैक्स रीजन होता है उसके साथ फ्यूज होता है, और उसको बोला जाता है प्रोपोडियम, प्रोपोडियम, ठीक है। बेसिकली तो कितने सेगमेंट्स बचे, टोटल कितने होते हैं, टोटल यहाँ पे जो एब्डोमिन है टोटल उसमें कितने होंगे, 9 सेगमेंट होंगे, ठीक है। 9 सेगमेंट में भी मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट सेगमेंट है वो किसके साथ, थोरैक्स के साथ फ्यूज है, जो क्या बना रहा है, प्रोपोडियम आपके पास बना रहा है, मतलब फ्यूजन हो गया है, ठीक है। पता नहीं कर सकते आपकी थोरैक्स है या एब्डोमिन का सेगमेंट है, ठीक है, दोनों में फ्यूजन हो चुका है।
अब जो आपके पास यहाँ पे जो 2 टू यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ठीक है, तो सेकंड से लेके जो 7 सेगमेंट है, ठीक है, सेकंड टू 7 सेगमेंट, मान लो ये 7th सेगमेंट है, ठीक है, तो सेकंड टू जो 7 सेगमेंट है वो बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, और जो यहाँ पे 8th और 9th सेगमेंट है वहां पे प्रेजेंट होगा, बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास, अब नॉर्मल बीज की बात करूं, जैसे क्वीन बी है जो क्या कर रही है, एग ले कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे उसके होंगे गोनेपोफाइसिस, मतलब उसका जो जेनाइटल एरिया होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे उसकी क्या होगी, एग लेइंग ट्यूब प्रेजेंट होगी, ठीक है, बट अगर मैं बात करूं आपके पास बीज की, वर्कर बीज की, तो उनमें क्या होता है, उनमें एग लेइंग ट्यूब तो नहीं होती है, तो यहाँ पे उनका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इनका जो सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, और क्या बना देगा, स्टिंग अपरेटस बना देगा। इतनी बात समझ आई मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. ठीक है, मैंने सिंपली ये बोला मेरे पास हनी बी है, ठीक है, अब हमें पता है जो हनी बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रही है, ठीक है, तो उसकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड है, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, अब जो आपके पास एब्डोमेन है उसमें टोटल 9 रीजन होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रीजन है वो थोरैक्स के साथ क्या कर रहा है, फ्यूज हो चुका है, जिसको हम प्रोपोडियम बोल देते हैं, ठीक है, अब बचे आपके पास बाकी के 8 सेगमेंट्स, ठीक है, अब जिसमें जो आपके पास 2 to 7 है वो तो नॉर्मल है, ठीक है, बट 8 to 9 है, ठीक है, वैसे वहां पे क्या होना चाहिए था, जेनाइटल आपके पास होना चाहिए था, वहां पे ओवरीज प्रेजेंट होनी चाहिए थी, ठीक है, बट आपके पास जो वर्कर बीज होती है वो स्ट्राइल होती हैं, तो उनके केस में वो चीज कहाँ पे मॉडिफाइड हो चुकी है, स्टिंग अपरेटस में मॉडिफाइड हो चुकी है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, जो स्टिंग अपरेटस है वो क्या है, मॉडिफाइड ओविपोजिटर है, अगर लोकेशन पूछी जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होना 8 to 9 सेगमेंट, ठीक है, कौन से सेगमेंट पे, एब्डोमिनल सेगमेंट, इतना समझ आया, ठीक है, और वही Yes, ma'am. अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे जो 4th और 7th होता है, ठीक है, ये एब्डोमेन बना रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, और मान लो ये इसका 4th सेगमेंट है और ये इसका 7th सेगमेंट, ठीक है, तो जो आपके पास 4th to 7th सेगमेंट, ठीक है, तो ये मान लो इसकी कौन सी साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, ठीक है, और ये इसकी कौन सी है, डोर्सल साइड, ठीक है, तो वेंट्रल साइड पे जो 4th सेगमेंट है और जो 7th सेगमेंट है, ठीक है, 4th से लेके 7th सेगमेंट तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बेसिकली इनके पास क्या होता है, 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेयर में, ठीक है, फर्स्ट जो ग्लैंड होती है उसको बोला जाता है सेंट ग्लैंड, ठीक है, और कैसी होंगी ये, पेयर्ड ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, तो फर्स्ट ग्लैंड को क्या बोल दिया मैंने, सेंट ग्लैंड, ठीक है, तो आपसे जो सेंट ग्लैंड है, सेंट ग्लैंड्स का मतलब क्या है, जो कौन क्या रिलीज करती है, जो फेरोमोन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है कई बार, तो वो होती है आपके पास 4 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है, और अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो यहीं पे आपके पास जो सेकंड ग्लैंड है, 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक मैंने ये बताई, जो सेकंड है, ठीक है, वो होती है वैक्स ग्लैंड, ठीक है, दोनों कैसी ग्लैंड्स है, पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 to 7th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, और वहीं पे आपके पास, और 8th और 9th सेगमेंट पे क्या बताया मैंने, वहां पे क्या होगा, स्टिंग अपरेटस या स्टिंग ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है, अब बेसिकली आपके पास जो वर्कर बी है वो कैसे काम करती है आपके पास, तो देखो स्टिंग अपरेटस में स्टिंग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, उसके पास क्या क्या होता है, फर्स्ट उसके पास होता है मसल्स, ठीक है, जो मेनली हेल्प करेंगी, एक होती है प्रोटेक्टर मसल, ठीक है, और दूसरी होती है एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है, सेकंड सेकंड होता है यहाँ पे बल्ब, जो हेल्प करेगा, ठीक है, थर्ड रहेगा आपके पास जो ऑर्गन वो है स्टिंगर, ठीक है,
और जो फोर्थ ऑर्गन रहेगा वो रहेगा वेनम सैक। वेनम सैक, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली क्या रहेंगे, ऑर्गन्स रहेंगे जो किसमें हेल्प करेंगे, स्टिंगिंग में हेल्प करेंगे। और जो बी स्टिंग होता है वो कैसा होता है, बी स्टिंग इज, अगर पीएच की बात करें तो होता है एसिडिक। अब बेसिकली यहाँ पे अब मैं आपके पास बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मान लो किसी को, यहाँ पे आपको मैं डायग्राम शो करती हूँ, विजिबल है आपको डायग्राम, दिख रहा है Yes, थोड़ा? ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास वेनम सैक है, ये वाली चीज, ये बेसिकली है वेनम सैक, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये है वेनम ग्लैंड, तो ये आपके पास ग्लैंड है, वेनम ग्लैंड, या इसको पॉइजनस ग्लैंड भी बोल देते हैं, इसको पॉइजनस सैक भी बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दो मसल्स हैं, एक साइड पे प्रोटेक्टर मसल है ये वाली, ठीक है, प्रोट्रैक्टर मसल, और यहाँ पे आपके पास कौन सी रिट्रैक्टर मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है बीच में, ठीक है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको बोला जाता है बल्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास ये जो मसल्स है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे नीडल लाइक, इसको बोलते हैं लेंसलेट, ठीक है, या स्टाइलेट भी बोल देते हैं, ऐसी आपके पास प्रोजेक्शन बना देती है। और इसके एंडिंग में क्या होता है, ऐसे नुकीला जैसा होता है, ठीक है, नीडल लाइक अपीयरेंस होती है जिसको बोला जाता है बार, ठीक है। और इसके साइड्स में ऐसे हेयर लाइक आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, विजिबल है आपको, ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है, और नीचे होता है, इसको बोला जाता है बार, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि इसमें मेनली तीन चीजें होंगी, ठीक है, प्रोटेक्टर मसल, रिट्रैक्टर मसल, बल्ब, ठीक है, वेनम ग्लैंड, ठीक है, और जो आपके पास स्टिंग अपरेटस है। अब देखो बेसिकली जब क्या करता है आपके पास, यहाँ पे बताती हूँ, मान लो किसी पर्सन को मधुमक्खी ने कट कर लिया, ठीक है, जब उसको क्या किया, स्टिंग किया, ठीक है, तो स्टिंग के टाइम पे क्या होता है, जो आपके पास द प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं, तो कैसे काम करेगा, बेसिकली द प्रोटेक्टर मसल्स, प्रोटेक्टर मसल्स ड्राइव द स्ट्रिंगर, ठीक है, जो आपके पास प्रोटेक्टर मसल्स होंगी वो आपके पास क्या करेंगे, जो स्ट्रिंगर है उसको कहाँ पे डाल देंगे, बेसिकली जो आपके पास एरिया है उसको रप्चर करेंगे, वुंड बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही है, जख्म बना रही है, ठीक है, प्रोटेक्टर मसल्स क्या कर रही है, स्टिंग कर रही हैं। मान लो ये किसी की बॉडी है, ठीक है, इसको किसी ने बी ने काटा, तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका स्टाइलेट है और जो बार्ब है उसको एंटर करने में कौन सी मसल्स, इसको जो बॉडी, ये मान लो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो एंटर करने में जो मसल हेल्प कर रही है उसको बोल दिया हमने प्रोटेक्टर मसल, ये बॉडी है, और इसमें ये जो स्टिंग है, ठीक है, ये स्टिंगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल यूज होगी वो कौन सी होगी, प्रोटेक्टर मसल, जो स्टिंगिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। और इससे अपोजिट फंक्शन कौन करेगा, अब यहाँ पे इसको नीचे, ये आपके पास स्टिंग हो गया, अब इसको बाहर भी तो लाना पड़ेगा, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, रिट्रैक्टर मसल, जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपोजिट फंक्शन करती हैं प्रोटेक्टर मसल्स की, ठीक है। तो बेसिकली द प्रोटेक्टर मसल्स ड्राइव द स्ट्रिंगर टू पेनिट्रेट द वुंड, ठीक है, ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा है प्रोटेक्टर मसल, स्किन में पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहा है। और जो रिट्रैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, रिवर्स मैनर में इसको पुल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, बेसिकली क्या करेंगे, पुलिंग में हेल्प करेंगे, इसको खींचेंगे बाहर को, ठीक है, पुलिंग स्टिंग बैक टू द स्टिंग, back into the sting chamber, sting chamber, अब बेसिकली जैसे ही आपके पास क्या होता है, जो आपके पास मसल्स होती हैं, प्रोटेक्टर मसल ने क्या किया, स्टिंग किया, ठीक है,
तो वहां पे जो आपके पास वेनम ग्लैंड है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, यहाँ पे देखो ये आपके पास अटैच होती हैं यहाँ पे बल्ब के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल देती हैं, जो क्या करेगा, इसकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, जो आपके पास वेनम है, ठीक है, या फिर जो पॉइजनस ग्लैंड है, यहाँ से पॉइजन नीचे को आएगा, ठीक है, नीचे से बार्ब से इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पे, स्किन में, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है बताया, बार्ब, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या हो गया, जो लेंसलेट है, जो स्टिंगर है, वो कहाँ पे इंसर्ट हो गया, स्किन के अंदर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो जब आपके पास जो रिट्रैक्टर मसल है वो क्या कर रही है, इसको वापस से पुल कर रही है, ठीक है, वापस से खींच रही है, तो उस टाइम पे जो आपके पास हनी बी है, आपने सुना होगा कि आपके पास जो हनी बी है, जब वो किसी पर्सन को काट लेती है तो वो 2 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती है, सुनिए आप लोगों ने ये बात, यस Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, मान लो मेरे पास, अब मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लेंसलेट है, नीडल लाइक, और बार्ब्ड लेंसलेट है, ठीक है, ऐसे इसके आगे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लगे, ठीक है, और यहाँ पे भी साइड में एक लेंसलेट है, यहाँ पे भी साइड में एक लेंसलेट है, और इसके साइड में भी ऐसे बार्ब लगे हुए, और ये मेरे पास आगे से ऐसे नुकीला है, नीडल लाइक है, ठीक है। अब साइड में मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऐसे 2 बल्ब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके साइड्स में ऐसे मसल्स लगे होते हैं, प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके पास ऐसे ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे सैक होगा, वेनम सैक, ठीक है, और यहाँ पे ग्लैंड जो वेनम प्रोड्यूस कर रही है ऐसे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ये जो आपके पास लेंसलेट है, यहाँ से होके क्या होगा, जो पॉइजन है, जो वेनम है, ठीक है, ये मान लो आपके पास पॉइजनस ग्लैंड है, ये आपके पास वेनम ग्लैंड, ठीक है, ये वेनम सैक है, ठीक है, ये आपके पास प्रोटेक्टर मसल है, और ये आपके पास रिट्रैक्टर मसल्स है, और ये आपके पास बल्ब है, ठीक है, और ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास स्टिंगर है, ठीक है। अब देखो ये जो इसका जो चैम्बर बना जिसमें बार्ब प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं स्टिंगर चैम्बर, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे आगे से क्या होता है, ऐसे लेंसलेट स्टाइलेट टाइप होता है, स्टाइलेट मतलब नुकीला होता है, ठीक है। अब बेसिकली जब आपके पास क्या हुआ, जो प्रोटेक्टर मसल्स थी, ठीक है, तो प्रोटेक्टर मसल ने क्या किया, मान लो ये किसी पर्सन की बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्टर मसल्स ने क्या किया, इसको इंसर्ट करने में हेल्प करी, ठीक है, किसी पर्सन की बॉडी में इंसर्ट किया, ठीक है, अब जैसे ही उसने क्या किया, इंसर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास मसल्स होंगे वो किसको सिग्नल देंगी, ये सारे अटैच हैं एक दूसरे के साथ, फिर बल्ब को सिग्नल देंगे, बल्ब किसको सिग्नल देगा, वेनम सैक को और वेनम ग्लैंड को, तो वेनम ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करिए, वेनम प्रोड्यूस करिए, जो कहाँ पे है, वेनम सैक में है, तो यहाँ से जो वेनम है वो कहाँ पे आ जाएगा, लेंसलेट के थ्रू, यहाँ पे इस ट्यूब के थ्रू नीचे यहाँ पे वेनम इंड्यूस कर देगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ह्यूमन के बॉडी में। अब देखो ये आपके पास हो गया, स्टिंगर ने क्या किया, बेसिकली जो स्टिंग अपरेटस था उसको अंदर इंसर्ट कर दिया बॉडी के अंदर, जब स्टिंग अपरेटस बॉडी के अंदर हो चला गया तो उसके बाद वेनम ग्लैंड ने क्या किया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया, और बेसिकली वहां पे क्या हुआ, वेनम नीचे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, फिर वो क्या कर गई, रिलैक्स कर गई। अब जैसे आपके पास रिट्रैक्टर मसल एक्ट करेगी, अब रिट्रैक्टर मसल्स का क्या काम है, इसको बॉडी से बाहर खींचना, ठीक है, वापस इसको वापस लाना, ठीक है, ये क्या करेगी, आपके पास जो रिट्रैक्टर मसल है, यहाँ पे उनका फंक्शन है पुल करना, खींचना, ठीक है, अब जैसे ही वो पुलिंग करेंगी तो क्या होगा, वो पुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास मधुमक्खी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अब खुद को आपके पास जो स्टिंगर है उसको बॉडी, स्टिंगर इसके बीच में है, स्टिंगर को बॉडी में से छुड़ाने का काम करेगी, बट इस केस में क्या होता है, उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसका जो हाफ पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे रह जाता है, ह्यूमंस की बॉडी में रह जाता है, ठीक है, साथ में कुछ मसल्स
और जो नर्व है वो भी रह जाती हैं बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखो इसका मतलब आधा पार्ट क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, ठीक है, ये जहां से उसका स्टिंगर अपरेटस था वहां से क्या हो गया, ये कट हो गया, ये कहाँ पे रह गया, ये ह्यूमन की बॉडी में ही रह गया, ठीक है, कुछ मसल्स के साथ और कुछ नर्व के साथ, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद, जो आपके पास हनी बी है वो क्या करेगी, आपके पास 1 या 2 दिन में मर जाएगी, फिर वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, समझ आए, ठीक है। तो ये आपके पास स्टिंगर को ही नहीं बॉडी में छोड़ जाती है, ये कुछ इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक का कुछ हिस्सा है वो भी बॉडी में रह जाता है, और जो इसकी मसल्स और नर्व होती हैं वो भी बॉडी में रह जाती हैं, इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, क्लियर है। Yes, ma'am. अब बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कंपोजिशन ऑफ वेनम पे, ठीक है। अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन आना होगा, तो बेसिकली आपके पास जो हनी बी है वो क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है जिसको बोला जाता है मेलिटिन, ठीक है। तो मेलिटिन इज अ केमिकल रिलीज्ड बाय द हनी बी इनटू द विक्टिम, ठीक है। और बेसिकली ये जो आपके पास मेलिटिन है ये किसको ट्रिगर करता है, ये ट्रिगर करता है आपके पास पेन रिसेप्टर को, इसलिए जब आपको हनी बी काटती है, कोई भी बी काटती है तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है वो, बेसिकली वहां पे हनी बी क्या करेगी, एक आपके पास केमिकल रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं मेलिटिन, और ये जो आपके पास मेलिटिन है वो पेन रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन आपको फील होती है। तो बर्निंग सेंसेशन आपके पास किसकी वजह से फील होती है, केमिकल की वजह से जिसको बोला जाता है मेलिटिन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज इसमें प्रेजेंट होता है हिस्टामिन, ठीक है, जो वेनम है, स्टिंग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बी के स्टिंग में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है कितना, 0.9%, ठीक है। अब इस हिस्टामिन की वजह से, हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन देगा ना, इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जहां पे स्टिंग हुआ होगा वहां पे आपको इचिंग फील होगी, ठीक है। तो इचिंग एंड पेन एट द साइट ऑफ स्टिंगिंग किसकी वजह से होती है, हिस्टामिन की वजह से होती है, ठीक है। तो इचिंग इसकी वजह से, बर्निंग सेंसेशन किसकी वजह से होती है, मेलेटिन की वजह से होती है। और थर्ड जो प्रेजेंट होता है, इसमें मैंने क्या बोला, एसिडिक होता है तो क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि आंट की स्टिंग में, ठीक है, या फिर बी की स्टिंग में कौन सा आपके पास एसिड होता है, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये आपके पास वेनम में 3 चीज होती है, केमिकल होता है मेलेटिन, हिस्टामिन होता है, और दूसरा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये आपसे 2 नहीं पूछे जाते, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मिक एसिड या HCl, ठीक है, यही पूछा जाए, क्लियर है आपको। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली स्टिंगिंग अपरेटस है। तो स्टिंगिंग अपरेटस में जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो कहाँ से आ सकता है, एक आपके पास आपको उसको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन चीज किसकी मॉडिफिकेशन है। तो ये आपके पास देखो, और ये आपके पास वेनम की जो कंपोजिशन होती है वो क्या, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं पर्ल कल्चर की, ठीक है। तो आपके सिलेबस में एक मेंशन है पर्ल कल्चर, ठीक है। अब ये जो आपके पास पर्ल कल्चर है वो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, बेसिकली जो आपके पास रेयरिंग है या फॉर्मेशन ऑफ पर्ल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं नेचुरली, तो नेचुरली आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोलस्क का पढ़ा है हमने, ठीक है। तो
वहां पे जो ओनली 1% पर्ल आपके पास नेचुरली बनते हैं, ठीक है, और इनको बनने में टाइम लगता है, ठीक है, और ये आपके पास नेचर में रेयर प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली पर्ल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, इस पर्लिंग को इंड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियली। तो 99% जो आपके पास पर्ल की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, आर्टिफिशियल होती है, मतलब इंड्यूस्ड करवाई होती है। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके पास पर्ल कल्चर, ठीक है। तो बेसिकली पर्ल इज अ व्हाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर फाउंड विद इन द सेल ऑफ एन ऑयस्टर, ठीक है। तो आपने बेसिकली वीडियोस वगैरह में देखा होगा या फिर आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जो आपके पास ऑयस्टर है, ठीक है, ये बाइवेल्विया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो पर्ल रिलीज करते हैं, और पर्ल क्या होते हैं आपके पास, व्हाइट होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, और जो ऑर्नामेंट एज अ ऑर्नामेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे है आपके पास, ये मिलते हैं आपको सेडेंट्री एनिमल्स में। फर्स्ट कल्चर्ड इन, कहाँ पे फर्स्ट कल्चर किया गया था, 1973 में इन ट्यूटिकोरिन, और फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ कन्याकुमारी एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम मोलस्का, क्लास बाइवेल्विया, ठीक है। आपके पास ऑर्डर हो जाएगा ऑस्ट्रेडिया, ठीक है, फैमिली क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेडियाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो आपके पास जीनस है, अब जीनस में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है, यहाँ पे है प्रोसोस्टेरा, ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, वो हम करेंगे राइजोफोरा, ठीक है, ये हमारे पास स्पीसीज रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास एनाटॉमी ऑफ द पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको फाइलम मोलस्का करवाया था, याद है किसी को, फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो फाइलम मोलस्का है वो कैसा होता है, आपके पास सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, आपके पास स्नेल का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो स्नेल आपके पास नहीं बनाती है, बट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसको मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है। ये उसका हेड था, ये उसका ऐसे मस्कुलर फुट था, ठीक है, और यहाँ पे उस पर क्या होता था, वेसिरल हम्प होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, इसके बाहर एक कवरिंग होती थी, जो किसको कवर कर रही थी, हेड और वेसिरल हम्प, और जो ऐसे एरिया था उस पूरे को कवर कर रही थी, उसको हमने क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे मेंटल। समझ आई बात, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास माउथ हो गया, ठीक है। मैंने आपको स्नेल का डायग्राम बनाया था, ठीक है, बताया था ये, इसको मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, मस्कुलर फुट, ठीक है, और ये आपके पास वेसिरल हम्प, ठीक है। तो जो आपके पास माउथ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके जो इसकी पूरी बॉडी को कवर करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेंटल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका मेन फंक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंटल का, ठीक है। तो मेंटल कैसे हेल्प करती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, उनमें जो आपके पास मेंटल होती है, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस है, इसको हम बोल देते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बाइवेल्विया की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बाहर के हार्डर कवरिंग है उसको क्या बोला, सेल बोला, उसके बाद मदर ऑफ पर्ल, नेकर, ठीक है। आपको मेंटल का पता होना चाहिए, एनस एडक्टर मसल्स, ये इसकी गिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो मेन फंक्शन पढ़ेंगे, हम दो चीजों का पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो हम मेंटल का पढ़ेंगे और दूसरा हम नेकर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैसे फॉर्मेशन होती है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आपके पास पर्ल फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, ठीक है। तो एक बात हमें पता है कि जो आपके पास पर्ल फॉर्मेशन है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है,
ठीक है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, जो किस में होती है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास प्रेजेंट होती है वो किसमें, जैसे आपके पास हो गए क्लैम्स, ऑयस्टर, ठीक है, जो किसके मेंबर हैं, जो आपके पास मोलस्का के मेंबर। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है, ये ऐसा नहीं कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे अपने प्लेजर में इसको रिलीज कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है, इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये क्या बता रही है आपके पास, जब मेंटल के एरिया में कोई इरिटेंट, ठीक है, कोई भी आपके पास सैंड पार्टिकल है या कोई भी इरिटेंट क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो उसके रिएक्शन में जो मेंटल है वो क्या करेगी, बेसिकली आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करने लग जाती है उस इरिटेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाद में, जो आपके पास पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज रिएक्शन shown by mollusk against irritant। तो जो इरिटेंट्स हैं उनके अगेंस्ट मोलस्क क्या करते हैं, जो रिएक्शन शो करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, पर्ल बोल देते हैं। ठीक है, अब इरिटेंट कोई भी हो सकता है, इट आइदर बी सैंड पार्टिकल, ठीक है, कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, टाइनी ऑर्गेनिज्म जो सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक्सीडेंटल प्रोसेस है वो तभी होगी अगर यहाँ पे जो मोलस्क की बॉडी है उसमें कोई इरिटेंट एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे इरिटेंट एंटर करेगा, इरिटेंट कुछ भी हो सकता है, सैंड पार्टिकल, टाइनी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, मेंटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब मैं लोकेशन की बात करूं, तो कहाँ पे होगी, इन सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जिसको क्या बोला हमने, मेंटल बोल दिया। ठीक है, जो उसकी कवरिंग है। अब बेसिकली मैं बना रही हूँ आपके पास, ये आपके पास शेल है, आउटर कवरिंग, जिसको मैंने क्या बोल दिया, शेल। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है नेसीरियस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या लेयर। ठीक है, और इसके नीचे प्रेजेंट होती है बेसिकली एपिथेलियल लेयर, तो ऐसे एपिथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बीच में पूरा कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। अब जो आपके पास, जब भी आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे कोई इरिटेंट आ गया, कोई सैंड पार्टिकल आ गया या कुछ भी आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, इरिटेंट। ठीक है, अब कहाँ पे गया वो, यहाँ पे जो आपके पास मेंटल है उसके नीचे नेसेरियस लेयर है। ठीक है, अब ये जो लेयर है वो क्या बनाएगी, एपिडर्मल सेल्स बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जब आपके पास क्या हो जाता है, ऐसे इरिटेंट चला गया। ठीक है, तो उस केस में देखो ये इरिटेंट है, अब इसके साइड में क्या लग जाते हैं, ये ऐसे नेसेरियस मेम्ब्रेन बनाने लग जाते हैं, लेयर। ठीक है, और जो आपके पास ये जो लेयर है, ठीक है, धीरे धीरे आपके पास अब ये जो लेयर बन रही है वो किसके अगेंस्ट बन रही है, बेसिकली ये जो आपके पास इरिटेंट है
इसको ये फॉरेन पार्टिकल मान रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास अब यहाँ पे जो इसका रिएक्शन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या हो रही है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो बनना स्टार्ट हो जा रही है और साथ में किसको बना रही है, एपिडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब बाद में क्या हो जाता है, यहाँ से डिटैच हो जाएगा और अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है, तो यहाँ पे इरिटेंट है, समझ आए बात। तो फॉर्मेशन इसकी कुछ ऐसे होती है। तो बेसिकली आपके पास ये इरिटेंट के अगेंस्ट रिएक्शन के रिस्पॉन्स में पर्ल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जो आपके पास मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने नेकर मेम्ब्रेन बोला, वो बेसिकली आपके पास दो चीजें रिलीज करती है, ठीक है। एक करती है वो एरागोनाइट, जो क्या है आपके पास, इसको बोला जाता है क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो बेसिकली जो लेयरिंग होती है वो किसकी होती है, इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की भी कैसी फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, एरागोनाइट बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है कॉन्किलॉन, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है आपके पास, जो क्या करेगा, बेसिकली जो मटेरियल है उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली हेल्प टुगेदर concentric layer of कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट्स की लेयर बन रही है, ठीक है, तो इनको बेसिकली फ्यूज करने में, ठीक है, एक दूसरे के साथ हेल्ड करने में आपके पास ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास नेकर है उसको बोला जाता है मदर ऑफ पर्ल, ठीक है। और ये जो आपके पास नेकर मेम्ब्रेन है वो कौन सिक्रेट कर रहा है, उसको सिक्रेट कर रहा है आपके पास मेंटल, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ मेंटल। तो आपके पास नेकर इज सिक्रेटेड बाय epidermal cells of mental, ठीक है। और जो आपके पास नेकर है वो बेसिकली आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम कलर को शो करता है डिफरेंट एंगल्स पे, तो बेसिकली आपको डिफरेंट कलर शो करेंगे, तो इसमें एग्जिबिट करते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल कलर, जो आपके पास देखा होगा सभी पर्ल का जो कलर होता है और जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है और उनके कलर में डिफरेंस होता है, वो किसकी वजह से, नेकर की वजह से प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो बेसिकली क्या है आपके पास, यहाँ पे शेल है, वेट यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे ये जो लेयर है इसको हमने मेंटल बोला, मैंने मेंशन किया, ठीक है। शेल, ठीक है, सबसे बाहर शेल, उसके अंदर मेंटल, और उस जो मेंटल की एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपके पास इस मेम्ब्रेन को सिक्रेट कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, जैसे आपके पास कोई इरिटेंट आएगा उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करती है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल फॉर्म सिक्रेट करने लग जाती है, ठीक है। ये अपने डिफेंस में कर रही है, क्योंकि ये जो आपके पास इरिटेंट है इसको ये फॉरेन पार्टिकल मान रही है, ठीक है, एंटीजन की तरह इसको ले रही है, और अपने डिफेंस के लिए वो क्या करती है, यहाँ पे इसको बेसिकली खुद को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग चढ़ाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और जो आपको बाद में किसकी फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हो, आप उसको पर्ल की फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हो, क्लियर है। पता लगा आपको, यस मैम। ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है। और कल्चर
Pearl is a pearl initiated by the mussel oyster farmer under controlled condition using the two very different group of bivalve mollusk. ठीक है, तो आप एक आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर हो जाएगा और एक सॉल्ट वाटर पर्ल ऑयस्टर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन की बात करें, और नेचुरल पर्ल ऑफन कॉल्ड एज द ओरिएंटल पर्ल. ठीक है, फॉर्म व्हेन एन इरिटेंट. ठीक है, कैसे करेगा, व्हेन इरिटेंट वर्क इट्स वे इनटू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑयस्टर, मसल्स और क्लैम. ठीक है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. तो क्या कर रहा है वो, बेसिकली आपके पास नेचर में जो पर्ल फॉर्मेशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, वो खुद को डिफेंड कर रहा है किसके अगेंस्ट, इरिटेंट के अगेंस्ट. द मोलस्क सिक्रेट अ फ्लूइड टू कोट द इरिटेंट. ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिक्रेट जो फ्लूइड है उसको सिक्रेट करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेकर बोल देते हैं. ठीक है, सैंड ग्रेन्स, मोलस्क एग्स, पैरासाइट हो गया, अदर फॉरेन बॉडीज. ठीक है, तो आपके पास जो इरिटेंट हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है, द ऑयस्टर और मुसल्स स्लोली सिक्रेटिंग लेयर ऑफ, तो किसकी सिक्रेट करेंगे वो लेयर के, एरोक्विनाइट और conchylium material that also make up its cell to goes on until a luster pearl is formed. ठीक है, तो वो कब तक फॉर्मेशन करते रहेंगे, जब तक आपके पास लस्टर पर्ल नहीं बन जाता. ठीक है, अब बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जो आपके पास फॉरेन पार्टिकल है उसको वो बेसिकली बंद कर दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट में. ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, आपके पास वो आगे इन्फेक्शन ना पहुंचाए. तो आपके पास जो वो डिफेंस के एज अ डिफेंस मैकेनिज्म उनमें हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है. ठीक है, तो ये पूरा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाला. हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो मदर ऑफ पर्ल, सिर्फ यहाँ उन्होंने एक ही व्यू दिया है, इन्होंने शेल नहीं बनाया. ठीक है, तो यहाँ पे देखा है अलग अलग पिक्चर में, देखो यहाँ पे ये वाली ब्राउन वाली है वो क्या है, शेल है. इसके अंदर जो आपके पास मदर ऑफ पर्ल नेकर प्रेजेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास यहाँ पे मेंटल होगी वो क्या करेगी, ऐसे एपिथेलियल सेल्स बनाएगी. ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस है उसमें क्या वो प्रेजेंट होता है, नेकर प्रेजेंट होता है. अब जैसे कोई इरिटेंट आया, ठीक है, तो उसके साइड में क्या होता है, जो आपके पास नेकर है वो क्या बनाने लग जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन बनाने लग जाएगी. ठीक है, तो जिसको हम आगे चल के उसको क्या बोल देंगे, इसी को हम पर्ल बोल देते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास हिस्ट्री रहेगी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको आपने देख लेना है. ठीक है, उसके बाद है इम्प्लांटेशन. सिंगल इम्प्लांटेशन इन द गोनाड्स नियर द इंटेस्टाइनल लूप और डबल इम्प्लांटेशन क्लोज टू द हेप्टो पैनक्रियाज. और देखो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, जब हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, जब हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करेंगे कोई इरिटेंट को. ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या पता लग गया, इसका मैकेनिज्म पता लग गया, ये कैसे काम करता है. कि जैसे ही इसकी बॉडी में क्या हुआ, कोई इरिटेंट एंटर करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में ये खुद को डिफेंस करने के लिए खुद को क्या करेगा, ये यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और यहीं से हमें पर्ल मिल जाएगा. तो जब हमें ये चीज पता लगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेचुरली जो आपके पास सॉरी आर्टिफिशियली क्या करवा सकते हैं, हम कोई भी इरिटेंट इंड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो इरिटेंट इंड्यूस करवाएंगे तो उसके डिफेंस में क्या होगा, जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो क्या करने लग जाएगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करने लग जाएगा, और वैसे ही आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्ल्स आप कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बताया आपके पास सिंगल इम्प्लांटेशन कैसे कर सकते हो और डबल इम्प्लांटेशन कैसे करते हो. ठीक है, तो सिंगल इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, गोनेड्स नियर द इंटेस्टाइनल लूप, और जो डबल इम्प्लांटेशन होती है वो कहाँ पे होती है, हेप्टोपैनक्रियाज के पास. ठीक है, जो आपके पास पर्ल कल्चर है उसमें जो स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर. ठीक है, सेकंड है रेयरिंग ऑफ ऑयस्टर, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राफ्ट टिश्यू. ठीक है, आपको ग्राफ्ट टिश्यू बनाना है, इंसर्शन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, आप इंसर्ट करोगे न्यूक्लियस को, हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल और क्लियरिंग ऑफ पर्ल. ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप्स रहेंगे. ठीक है, फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्ल फॉर्म. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. दे आर सिलेक्शन ऑफ द फार्म साइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म, वेल प्लांट, वर्क शेड्यूल. उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या चाहिए उनको, आपके पास टेम्परेचर चाहिए कितना, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. सैलिनिटी चाहिए अबाउट 30. बॉटम जनरली ग्रेवल एरिया में प्रेजेंट होंगे क्योंकि नीचे डेप्थ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, गुड हाई फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन एंड मॉडरेट वाटर करंट होना चाहिए. ठीक है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी. उसके बाद है आपके पास
नेक्रोटाइजेशन, ठीक है। नेक्रोटाइजेशन का मतलब सिंपल क्या हो गया, नेक्रोटाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड ऑयस्टर बाय स्प्रिंकलिंग मेंथोल इन द सी वाटर, ठीक है। नेक्रोटाइजेशन का मतलब क्या है, आप उसको क्या कर रहे हो, बेसिकली थोड़े टाइम के लिए उसको इनएक्टिव करते हो बायोलॉजिकली, ठीक है। किसको, बेसिकली जो आपके पास ऑयस्टर है, ठीक है, ऑयस्टर में आपके यहाँ पे आप इसको स्प्रे करोगे मेंथोल, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पास कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऑयस्टर है, बाइवेल्विया है, जिसमें आप क्या करवा रहे हो, पर्ल की फॉर्मेशन करवाओगे, उसको आप बायोलॉजिकली इनएक्टिव कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अनकॉन्शियस होगा बट कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, ताकि क्या कर सको आप, इंड्यूस करवा सको, ठीक है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर, तो आप कब कलेक्ट कर सकते हो, जुलाई टू नवंबर, ठीक है, 10 पार्ट आर इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपके पास केस है और इनकी आपके पास डायमेंशंस दी हुई हैं। द डाइवर्स सेट आउट द बॉटम ऑफ द सी टू कलेक्ट द, यहाँ पे बेसिकली जो मेन रहेगा वो रहेगा रेयरिंग ऑफ ऑयस्टर, ठीक है। तो रेयरिंग में आपके पास क्या कर सकते हो, पहले आपने जो स्टॉक है उसको कलेक्ट करना है, स्टॉक एंड रेयरिंग इन स्पेशल टाइप ऑफ केज कॉल्ड द रेयरिंग केज, ठीक है। अब 10 से 20 दिन तक आपने क्या करना है, उसको रेयर करना है वहां पे, और उसको कलेक्ट करके जो आपके पास ऑयस्टर है उसको नए कल्चर में आपने ट्रांसफर कर देना है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कल्चर केज बोल देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास मेन स्टेप है, जहां से देखो, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, फॉलोइंग स्टेप आर डन इन द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट, जब इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, कोई चीज ऐड कर रहे हो उसमें, तो जैसे आप उसको इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो ऑयस्टर होगा उसकी बॉडी एज अ डिफेंस कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करने लग जाएगी, ठीक है। फिटनेस ऑफ ऑयस्टर, तो आपको उसको इंसर्ट करवाने से पहले, न्यूक्लियस इंसर्ट करवाने से पहले आपको क्या चेक करना है, फिटनेस ऑफ ऑयस्टर ऑपरेशन, ठीक है। इंसर्शन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, फिर आपने क्या करवाना है, जो आपके पास ग्राफ्ट टिश्यू है उसको इंसर्ट करवाना है, प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड पोस्ट ऑपरेशनल केयर, ठीक है। फिटनेस ऑफ ऑयस्टर फॉर ऑपरेशन, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी एज चेक करनी है, कितना होना चाहिए, 1.5 टू 2 ईयर्स का ऑयस्टर होना चाहिए, 25 ग्राम उसका वेट होना चाहिए, और बेसिकली उसके उसने अपना जो रेस्टिंग पीरियड है वो स्पेंड किया होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं तो हम क्या होने चाहिए, गुड ग्रोथ होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, तो देखो ग्राफ्ट टिश्यू क्या होगा, जिसको आप इंसर्ट करवाओगे उसको क्या बोल दिया, ग्राफ्ट टिश्यू बोल दिया, ठीक है। द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड इनसाइड द मेंटल, ठीक है, जो क्या कराएगा आगे हमें, जिससे आगे हमें क्या मिल जाएगा, पर्ल मिल जाएगा, ठीक है। द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड इनसाइड द मेंटल इज कॉल्ड, उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्राफ्ट टिश्यू, ठीक है। अ डोनर ऑयस्टर इज सेक्रीफाइड टू ऑब्टेन अ मेंटल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी डोनर जो आपके पास ऑयस्टर है उसकी जो मेंटल है उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 2 to 3 mm ऑफ स्क्वायर मेंटल पीस आर प्रिपेयर्ड, मेंटल इज नीडेड बाय द होस्ट ऑयस्टर, अब उसको कहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, होस्ट ऑयस्टर में, टू एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। उसके बाद द न्यूक्लियस द हार्ट ऑफ द पर्ल, ठीक है। एनी स्मॉल पार्टिकल एनी में फंक्शन एज अ न्यूक्लियस, देखो हम न्यूक्लियस किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियस यहाँ पे बोला जा रहा है इरिटेंट, ठीक है, जिसको हम कब से बोल रहे थे, इरिटेंट है, ठीक है। तो उसको हम जब हम आर्टिफिशियली इंडक्शन करवाएंगे, इंड्यूस करवाएंगे, तो हम उसको वहां पे जब आर्टिफिशियल कल्चर हो रहा होगा तो वहां पे हम इरिटेंट को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है। तो इरिटेंट या न्यूक्लियस यहाँ पे एक ही बात है, इरिटेंट या न्यूक्लियस, ठीक है। तो एनी स्मॉल पार्टिकल में फंक्शन एज अ न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ऑयस्टर आर फिक्स्ड इन डेस्क क्लैम्प पोजीशन और राइट वेल फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये बाइवेल्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ये इंसर्शन करवा रहे हैं, किसके इंसर्शन करवाएंगे, न्यूक्लियस के, किसी इरिटेंट की इंसर्शन करवाएंगे, ठीक है। मेंटल फोल्ड आर टच स्मूथली फॉलोड बाय द इंसिजन द एपिथेलियल ऑफ द फुट, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखो आपके पास जो मेंटल फोल्ड होगी वो ऐसे नहीं होगी जैसे हमने मेम्ब्रेन देखते हैं ना, ऐसे सेपरेट नहीं होगी, वो बिल्कुल फोल्ड होगी, कनेक्टिव टिश्यू के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, छोटा सा इंसर्शन कट लगाना पड़ेगा और उसके थ्रू हम इरिटेंट को एंटर करवाएंगे, ठीक है। इन द स्लेंडर चैनल वन ग्राफ्ट टिश्यू विच फंक्शन एज द बेड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके पास पोस्ट ऑपरेशनल केयर करेंगे, सस्पेंडेड इन द फ्लोटिंग राफ्ट ऑफ डेप्थ
ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो आपके पास ऑयस्टर है उसको पहले हमने जो कंडीशंस देखी, ठीक है, वही उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ में उसको रखा जाएगा 6 to 7 डेज, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, रिकवर हो सके शॉक से, ठीक है। अब शॉक क्या है, उसमें क्या किया हमने, छोटा सा इंसिजन लगाया और उसके थ्रू हमने कोई इरिटेंट या न्यूक्लियस को ऐड किया है, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर जो रिकवरी है उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें लगता है 6 to 7 डे, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रिकवरी पीरियड बोल देते हैं। उसके बाद है हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल। तो हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल में क्या होगा, पर्ल आर हार्वेस्टेड आफ्टर 3 ईयर ऑफ इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब आपने क्या किया, न्यूक्लियस इंसर्ट किया, उसके 3 साल बाद आप क्या करोगे, पर्ल को हार्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कब करोगे हार्वेस्टिंग, दिसंबर टू फेब्रुअरी में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्लीनिंग ऑफ पर्ल्स। आफ्टर टेकिंग आउट द पर्ल्स फ्रॉम द ऑयस्टर शेल दे आर वॉश्ड, ठीक है, क्लियर्ड विद द सोप सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ पर्ल, ठीक है। तो आपके पास पर्ल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो पर्ल कंप्राइजेस ऑफ वाटर होता है 2 to 4%, ऑर्गेनिक मैटर होगा 3.5 to 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं 90% और रेजिड्यूज होते हैं 0.1 to 0.8%, ठीक है। और देखो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो जो आपके पास सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक तो हम कैसे, आपके पास जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं उनको एज अ फूड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस टू कल्टिवेटर सेल मीट, ठीक है, उनका मीट सेल कर सकते हैं, सेल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली उनको किसके लिए यूज किया जाता है, पर्ल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू बिजनेस, आप ओइस्टर को रेस्टोरेंट में एज अ फूड यूज किया जाता है, ठीक है, ज्वेलरी बना सकते हो, ठीक है, और एज अ ऑर्नामेंट इसको, ठीक है, ऑर्नामेंटल की तरह इसको यूज किया जाता है। जैसे एक्वेरियम में आपने देखा होगा नीचे ओयस्टर रखे होते हैं, ठीक है, उनका शेल रखा होता है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ये आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है आपको, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो हमारा पर्ल कल्चर कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आना होगा तो इसमें ये आएगा आपके पास, मदर ऑफ पर्ल किसको बोलते हैं, ठीक है। आपके पास जो एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनको कौन सिक्रीट करते हैं, जो नेकर के एपिथेलियल सेल्स हैं उनको कौन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी आपको एक तो आपको ये क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपको आ सकता है जो आपके पास पर्ल फॉर्मेशन है उसमें से। बाकी इसमें से किसी में भी आपके पास मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बाकी तो एक कल्चर मीडियम है, आपको बताया गया है कैसे कैसे कल्चर का, ठीक है। आई होप जितना हमने किया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।